हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। न्यूज़पेपर से प्रश्न पत्र तक की सीरीज़ का टारगेट ये है कि हमें न्यूज़पेपर को इस तरह कवर करना है कि हम डायरेक्ट इन पॉइंट्स को अपने मेंस में और इस सेशन की मदद से प्रीलिम्स में इनकरेक्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकें और सही ऑप्शन तक पहुंच सकें। इस सेशन के एंड में आप डिसाइड करना कि वेदर दिस सेशन इज़ यूजफुल फॉर यू और नॉट। इसके पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट न्यूज़ क्या कहती है? 18 killed in blast at illegal coal mine in मेघालय। देखो, पहला चीज इसमें क्या बताया गया कि 18 लोग इलीगल कोल माइनिंग में मेघालय में मारे गए। ठीक है, अब यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये न्यूज़ बात कर रही है रेड होल कोल माइनिंग की। तो पहला कॉन्सेप्ट मैम, रेड होल कोल माइनिंग क्या होता है। दूसरा, ये जो इंसिडेंस हुआ है ये मेघालय की जैंतिया नेम वाली हिल में हुआ है। तो अगर हम प्रीलिम्स कनेक्ट करें तो जियोग्राफी से इन हिल्स को अक्सर हमें अरेंज करने के लिए बोला जाता है कि आइदर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट इन हिल्स को अरेंज करके बताइए। ठीक है, तो पहले हम इस लोकेशन को समझ ले रहे हैं, फिर आएंगे रेड होल माइनिंग क्या कहती है। देखो, ये है हमारा मेघालय। मेघालय में ईस्टर्न मोस्ट जो हिल है दैट इज जैंतिया, उसके बाद है खासी, उसके बाद गारो। तो अभी जो इंसिडेंस हुआ है वो हुआ है जैंतिया हिल में। ये सीक्वेंस याद रखना आप लोग, ठीक है। अब न्यूज़ क्या कहती है? न्यूज़ ये कह रही है कि 18 लोग ब्लास्ट में मारे गए। ये ईस्ट जैंतिया हिल में इंसिडेंस हुआ। द एक्सप्लोजन लाइकली कॉज्ड बाय डायनामाइट यूज्ड इन इलीगल रेड होल माइनिंग। अब क्वेश्चन उठता है मैम, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये इलीगल रेड होल माइनिंग क्या है। देखो, मेघालय में स्पेशली इस तरह की माइनिंग की जाती है। यू कैन सी द पिक्चर, यहाँ पर छोटे छोटे रेड होल्स बनाए गए हैं। अप्रॉक्स 3 to 4 फीट हाइट रहती है जिनकी, और यहाँ से यूजुअली लेबर्स, चिल्ड्रंस या जो भी लोग इस माइनिंग में इन्वॉल्व रहते हैं वो अनसाइंटिफिक तरीके से अंदर जाते हैं और कोल की माइनिंग करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन उठेगा मैम, आखिर मेघालय में ही क्यों होती है? बिकॉज यहाँ पर कोल की जो लेयर है वो काफ़ी थिन है और स्कैटर्ड है। थिन और स्कैटर्ड लेयर के लिए अगर हम साइंटिफिक मेथड्स, मैकेनिक्स का यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो इससे कोल की कॉस्टिंग हाई हो जाएगी, बट उतना यहाँ से आउटपुट हमें मिलेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर की जाती है रेड होल माइनिंग। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन उठेगा कि मैं मेघालय में ही क्यों, ऐसा क्या यहाँ पे है रीजन कि मेघालय में रेड होल माइनिंग को बढ़ावा मिलता है। पहला, यहाँ का जियोग्राफिकल फैक्टर्स। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ की जो कोल की लेयर है वो दिखती है थिन, एज वेल एज दैट इज शैलो, एज वेल एज दैट इज डिसकंटिन्यूअस। मतलब कि देखो, यूजुअली माइंस में हमें अगर एक साथ कोई मिनरल मिल रहा है, वहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का, मैकेनिक्स का यूज़ करेंगे तो हमें वहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ करने में प्रॉफिट मिलेगा। बट यहाँ पे कोल की लेयर थिन है, शैलो है, एज वेल एज डिसकंटिन्यूअस है। तो मैकेनाइज्ड माइनिंग यूजुअली क्या हो जाएगी, इकोनॉमिकली कॉस्टली पड़ जाएगी। इसीलिए दीज आर जियोग्राफिकल फैक्टर्स जिसकी वजह से मेघालय में रेड होल माइनिंग प्रिवलेंट है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फैक्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेघालय जो है वो आता है 6th स्केड्यूल में। मतलब कि यहाँ पे लैंड और मिनरल की जो ओनरशिप है वो है इंडिविजुअल के पास। यहाँ पर स्टेट का रोल नहीं है। इंडिविजुअल, ट्राइबल ग्रुप्स, क्लेन्स, इन सब के हाथ में मिनरल्स और इनकी लैंड की ओनरशिप है। तो अगर आप ओनर हो दैट मीन्स आप अपने हिसाब से चीज़ों को करोगे। ठीक है। थर्ड थिंग इज सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर।
यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, जो लोकल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो लोग आसपास से मेघालय में आकर के रह रहे हैं, उनके लाइवलीहुड का सोर्स ही कोल माइनिंग है। ठीक है, जो माइग्रेंट लेबर्स आते हैं असम से, बांग्लादेश से, उनके लिए अल्टरनेटिव इनकम अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट नहीं है। तो अगर चाहे उनके पास कोई स्किल हो या ना हो, इट इज़ ईजी कि वो रेड होल माइनिंग में रेड होल माइनिंग की एक्टिविटी में इंक्लूड होकर के और अपनी लाइवलीहुड को ईजिली अर्न कर सकते हैं। चौथा फैक्टर गवर्नेंस। यहाँ की जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, दे आर वीक परफॉर्मिंग। लोकल एलिट्स का, इनफॉर्मल नेटवर्क का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत अधिक है, जिस वजह से गवर्नेंस बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। इसीलिए 2014 में एनजीटी ने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में रेड होल माइनिंग को कंप्लीट बैन कर दिया है। बट स्टिल हमें मेघालय रीजन में इलीगल रेड होल माइनिंग होती हुई नज़र आती है। हमने समझ लिया रीजंस क्या क्या हैं। अब दूसरा चीज़ है, मैम इसका इम्पैक्ट क्या है, आखिर क्यों रेड होल माइनिंग को बैन किया गया है। पहला चीज़, एसिड माइन ड्रेनेज। देखो, सबसे इजी वे में समझो, जो कोल है, कोल में होता है सल्फर। ठीक है, अगर आप रेड होल्स बना रहे हो, दैट मीन्स वहाँ से आप क्या सप्लाई करोगे, एयर प्लस वाटर की सप्लाई दोगे। सल्फर जब एयर और वाटर से मिल जाएगा तो क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, तो एक तरह से दिस में लीड टू एसिड माइन ड्रेनेज। याद रखना ये टर्म, प्रीलिम्स में कभी भी पूछा जा सकता है कि एसिड माइन ड्रेनेज किससे रिलेटेड है या किस माइन सेक्टर से रिलेटेड है। तो इट इज रिलेटेड टू कोल सेक्टर एंड रेड होल माइनिंग से रिलेटेड। ठीक है, जिसकी वजह से देखो एसिड माइन ड्रेनेज होगा तो जो वहाँ पे रिवर सिस्टम है, स्पेशली वहाँ पर है लुखा रिवर। लुखा रिवर एक बार ब्लू बन, इसका पानी का कलर जो था वो टर्न हो गया था ब्लू, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, दूसरा वाटर पॉल्यूशन, ऑब्वियस सी बात है, ग्राउंड वाटर, स्ट्रीम्स, ये सब कंटामिनेट हो जाएंगे। वाटर में हमें आयरन का और हैवी मेटल्स का कंसंट्रेशन दिखने को मिलेगा, जो कि न सिर्फ एग्रीकल्चर बल्कि वहाँ के ड्रिंकिंग वाटर के पीएच स्केल को भी डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तीसरा है लैंड डिग्रेडेशन। कई बार ऐसा तो नहीं है कि जो रेड होल्स बनाए गए उससे कंटिन्यू कोल की सप्लाई बनी रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, कई बार इन पिट्स को अबंडन कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। दैट मे कॉज लैंड सब्सिडेंस। ठीक है, जिससे कि टॉप सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। एक तरह से परमानेंट इकोलॉजिकल डैमेज होगा। ठीक है, these are the things that cause to the land. Then fourth important thing, human safety and labor issues. देखो, ये जो टनल्स रहती हैं, ये जो होल्स बनाए जाते हैं, पिट्स बनाए जाते हैं, दे आर एक्सट्रीमली नैरो। नैरो होना मतलब कि वहाँ पर वेंटिलेशन के कोई चांसेस नहीं है। और वेंटिलेशन तो नहीं है, साथ के साथ रिकॉर्ड्स में ये भी देखा गया है कि वहाँ कई बार फ्लडिंग, सफोकेशन, एक्सप्लोजन्स, इन सब की वजह से कई सारे लोगों की जानें भी गई हैं। ठीक है, एज वेल एज जब होल्स नैरो हैं तो वी ऑल नो उन नैरो होल्स में हम यूज़ कर सकते हैं चाइल्ड को। दैट मीन्स मेघालय में रेड होल माइनिंग के लिए चाइल्ड लेबर भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में दिखता है। ठीक है, children are used as labor force for extracting the coals from red holes. ठीक है, then fifth one is disaster management concerns. यूजुअली जो इस तरह की माइंस रहती हैं ये तो अनरजिस्टर्ड है एज वेल एज अनमैप्ड है। तो अगर किसी भी तरह की ट्रेजेडी होती है तो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। आप इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम भी नहीं बना सकते हो। साथ के साथ ऐसा देखा गया है कि
बहुत सारी फैटलिटीज़ बार बार होती हुई नज़र आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, जब एनजीटी ने 2014 में इसको बैन कर दिया बट कंटिन्यूसली यू आर प्रैक्टिसिंग दैट, तो उससे फैटलिटीज़ तो देखने को मिलेंगी ही। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की अगर बात की जाए तो डीपीएसपी आर्टिकल 48A बात करता है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। बट क्या यहाँ पर इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो रहा है? द आंसर इज नो। अब आर्टिकल 51AG फंडामेंटल ड्यूटी जो बात करता है कि हर सिटीजन की ड्यूटी है कि हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना है। क्या यहाँ पे नेचर का प्रोटेक्शन हो रहा है? नहीं। 6th स्केड्यूल में ट्राइबल ऑटोनॉमी दी गई है लैंड और रिसोर्स के मैनेजमेंट के लिए, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6th शेड्यूल का भी मिसयूज एक तरह से लोकल डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें की जजमेंट्स की कि मैम क्या क्या जजमेंट्स लाए गए हैं, आखिर कब बैन किया गया था, तो एक केस आया था दैट इज ऑल दिमासा स्टूडेंट यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ मेघालय। 2014 का यह केस है जिसमें एनजीटी ने, दैट मीन्स नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने, रेड होल माइनिंग पर कंप्लीट बैन लगा दिया था और डिक्लेयर किया था कि रेड होल माइनिंग अनसेफ है, इलीगल है। जो अभी हमारे पास एनवायरमेंटल लॉज है उनके तहत रेड होल माइनिंग इज कम्प्लीटली इलीगल एज वेल एज इट इज डिस्ट्रक्टिंग द एनवायरमेंट, सो एनजीटी बैंड दिस। साथ के साथ 2019 से 2022 तक के लिए एनजीटी ने डायरेक्शंस भी दिए कि चलो ठीक है, जितना ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड कोल है आप उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद ये भी ऑर्डर दिए गए कि आप साइंटिफिक माइनिंग प्लान्स तैयार करो और प्लान्स को पहले इन्वायरमेंटल क्लियरेंस रिसीव करो रिलेटेड मिनिस्ट्रीज से और माइनिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाए। ये सारे एनजीटी ने डायरेक्शंस दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का मानना ऐसा है कि जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं कहीं ना कहीं वो उनका इन्फोर्समेंट वीक है। मतलब लॉज एंड रेगुलेशंस होने के बाद भी अगर इलीगल एक्टिविटी कंटिन्यू हो रही है, फैटलिटीज़ न्यूज़पेपर्स में आ रही हैं, दैट मीन्स स्टेट एजेंसीज आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग द रेगुलेशंस। ठीक है, सो ये सारे जजमेंट्स हैं रिलेटेड टू रेड होल माइनिंग। अब बात उठती है कि मैम करना क्या चाहिए। मेंस हमसे सिर्फ एक चीज़ एक्सपेक्ट करता है कि तुम प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम के रीजंस को बताओ और उसके बाद हमें सजेशंस दो कि आखिर हमें करना क्या है। तो पहला चीज़, साइंटिफिक एंड रेगुलेटेड माइनिंग को आप इम्प्लीमेंट करो, मैंडेटरी करो कि माइनिंग प्लान्स बनाए जाएं, सेफ्टी ऑडिट्स तैयार किए जाएं, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस के बाद ही माइनिंग एक्टिविटी की जाए। उसके बाद इंस्टीट्यूट्स को स्ट्रेंथन करो, जैसे कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है, ठीक है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं। ड्रोन्स की मदद से, सैटेलाइट्स की मदद से माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंटिन्यूसली सर्वेलियंस करना चाहिए। तीसरा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो माइंस ऑलरेडी रेड जो माइंस ऑलरेडी रेड होल के फॉर्म में बनाई गई हैं उन सबको क्लोज करना चाहिए। लैंड रिक्लेमेशन प्लान इंट्रोड्यूस करने चाहिए, रिवर्स को रिजुविनेट करना चाहिए और अगर कोई पर्सन बैनिंग को वापस से तोड़ रहा है, दैट मीन्स वापस से रेड होल्स बना रहा है, तो उस पर पेनल्टीज लगाई जाएं। ठीक है, लेबर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, जैसे कि चाइल्ड लेबर को स्ट्रिक्टली एबॉलिश किया जाए, माइंस एक्ट 1952 को इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके बाद सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। ठीक है, देन अगर हम बात करें लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन की, मतलब कि ये एक ऐसा रीजन है, मेघालय जैसे अगर रीजन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर कई सारे अदर ऑप्शंस भी हैं लाइवलीहुड अर्न करने के। फॉर एग्जांपल यू कैन प्रमोट हॉर्टिकल्चर,
You can promote eco-tourism. You can promote MSMEs. छोटे छोटे बागान है वहाँ पर, चाय पत्ती की खेती कराई जा सकती है, कॉफ़ी कल्टीवेशन कराया जा सकता है, जिससे वहाँ पर आप MSMEs बनाओ और लोगों की लाइवलीहुड को डाइवर्सिफाई करो ताकि वो इलीगल माइनिंग जैसी एक्टिविटी पर डिपेंडेंसी को ख़त्म करें। ठीक है, अब ये है कंक्लूजिंग पॉइंट, ये पूरा आपका मेंस रेडी है। रेड होल माइनिंग रिप्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इकोनॉमिक सर्वाइवल, tribal autonomy, and environmental sustainability. While sixth schedule protections are essential, they cannot justify practices like endanger human life and ecology. The solution lies in scientific regulation, strong governance, and sustainable livelihood alternatives, ensuring development without description. You can use this quote or you can use this conclusion as it is in your mains answers. ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब रेड होल माइनिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। रेड होल माइनिंग refers to open cast mining carried out using heavy machinery, underground mining using vertical shafts with mechanization, extraction of coal through narrow manually dug tunnels, and offshore mining of minerals from shallow sea beds. Try to attempt this question. इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं अगली न्यूज़ क्या कहती है। इंटेंट एंड आउटकम। ठीक है, ये न्यूज़ क्या कह रही है, इंडिया मस्ट मैच इट्स क्लाइमेट एम्बिशंस विथ हायर एलोकेशंस। देखो, दिस आर्टिकल argues that India's climate ambition is strong at the policy level, but budgetary allocations and execution remain cautious and fragmented, creating a gap between intent and outcome. हम ये दिखा रहे हैं कि हमने, हमारा मेन टारगेट तो है क्लाइमेट चेंज को रोकना, जिसके लिए हमने बजट भी एलोकेट किया है, मनी भी एलोकेट किया है, बट दैट इज़ नॉट सफिशियंट। हमें कुछ और चेंजेस की ज़रूरत है। इस आर्टिकल में इस चीज़ का आर्ग्यूमेंट किया गया है। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। पहली चीज़ कि आखिर कौन कौन से ऐसी चीज़ें की गई हैं बजट में जो हमें दिखा रहा है कि हम क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहला, शिफ्ट टूवर्ड्स क्लाइमेट सेंसिटिव बजटिंग, मतलब कि हमारा जो फोकस है वो बढ़ चुका है कि क्लाइमेट सेंसिटिव एरियाज में हम अपने बजट को ज़्यादा मनी एलोकेट करें। जैसे कि सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जिससे हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंस भी कम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ दिखा रहा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। इसमें हमने 5 साल के लिए 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। अब इसमें क्या होगा, बेसिकली हमें इंडस्ट्रीज से, जो इंडस्ट्रीज जिन इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा कार्बन निकलता है, फॉर एग्जांपल स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, इन इंडस्ट्रीज से कार्बन को कैप्चर करना है, उसको यूटिलाइज करना है और उसके स्टोरेज पर भी ध्यान देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि मैम, इज इट पॉसिबल इन इंडिया? द आंसर इज, अभी की जिस हिसाब से टेक्नोलॉजीज हैं, नॉट पॉसिबल, बिकॉज अभी तक सिर्फ नॉर्वे, कनाडा और यूएसए, इन 3 कंट्रीज में ऐसे प्लांट्स हैं जो कि कार्बन को कैप्चर, यूटिलाइज और स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया में इट इज़ वेरी, कह सकते हैं इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्यों? क्योंकि इन प्लांट्स की कॉस्ट हाई है, यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और लिमिटेड सक्सेस देखने को मिल रही है ग्लोबल लेवल पर, तो इंडिया की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, दैट्स वाई
ये जो एडिटोरियल है ये बात कर रहा है कि आपने 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट तो किए हैं, बट आप इन चैलेंजेस को भी देखो कि ये हाई कॉस्ट प्लांट है, टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज है, लिमिटेड सक्सेस देखने को मिल रही है, और ग्लोबल लेवल पर सिर्फ यूएसए, नॉर्वे एंड कनाडा के पास अभी तक ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस काम को कर रहे हैं। देन हाउ कैन यू इन्वेस्ट दिस मच मनी इन दिस सेक्टर? ठीक है। उसके बाद ईयू's कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यूरोपियन यूनियन ऐसा कहता है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हो जिस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में हाई एमिशन हो रहा है कार्बन का, तो उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते वक्त यूरोपियन यूनियन उस पर एक टैक्स लगाएगा जिसे बोला गया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक है। इससे इंडिया को क्या इम्पैक्ट होगा? इंडिया मोस्टली अपना स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करता है, बट अगर हम इन सेक्टर्स में कार्बन एमिशन को कम नहीं करेंगे तो हमारा जो गुड्स है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं होगा या एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होगा, जिससे हमारी जो अपनी लोकल इंडस्ट्रीज हैं उन पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है ये आर्ग्यू कर रहा है कि जो क्लाइमेट एक्शन है वो कहीं ना कहीं ट्रेड, जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस से ड्रिवन हो रहा है। मतलब कि लोग क्लाइमेट चेंज को एज अ इंडिविजुअल एंटिटी नहीं देख रहे हैं। हम भी अगर इन सेक्टर से कार्बन एमिशन कम करने की बात करें तो रीज़न क्या है कि इससे हमारे गुड्स एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव बने रहें, हमारे ट्रेड पर निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है। फोर्थ थिंग इज डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स। जो हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ इनिशिएटिव्स प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें उन्होंने 22,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं। किस चीज़ के लिए? सोलर रूफटॉप्स को प्रमोट करने के लिए। दूसरा, एनर्जी सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करने के लिए। इससे क्या होगा? लैंड एक्विजिशन कम होगा, ट्रांसमिशन लॉसेस कम होंगे, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट हो जाएगी हाउसेस में ही। ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया पीएम कुसुम स्कीम, जिसमें एलोकेट किए गए 5,000 करोड़ रुपीस। अब ये बात कर रहा है सोलर इरिगेशन पंप्स इंस्टॉल करने की। ठीक है। अगर फिर से बात करें तो इससे एनर्जी एक्सेस मिल पाएगी, क्लाइमेट मिटिगेशन में मदद मिलेगी, एज वेल एज रूरल इनकम को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो बात कर रही हैं बजट में ऐसा मनी जो क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए एलोकेट किया गया है। क्लियर है इतना? अब अगर हम आगे चलें कि हमें अगर अपने एफर्ट्स जो हमने लगाए हैं वो सही डायरेक्शन में काम करें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला, क्लाइमेट फाइनेंस को स्केल अप करना है। दैट मीन्स सिर्फ पब्लिक स्पेंडिंग से कुछ नहीं होगा। वी हैव टू फोकस ऑन प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑल्सो। वी नीड ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल्स। ठीक है। दूसरा, पॉलिसी सर्टेनिटी को स्ट्रेंथन करना है। कार्बन प्राइसिंग को लॉन्ग टर्म बनाना है कि अगर कार्बन टैक्स या कुछ भी ऐसा हम इम्पोज करें तो वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल हो। तीसरा, क्लाइमेट और ट्रेड स्ट्रेटजी को इंटीग्रेट करना है, जैसे कि ईयू ने इंट्रोड्यूस किया है ना, उसी तरीके से हमें भी कार्बन एमिशन को कम करने के लिए ट्रेड के साथ उसे लिंक करना पड़ेगा। इम्प्रूव इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी, दैट मीन्स कि फास्टर अप्रूवल देना, सेंटर स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाना, ताकि जो भी फंड एलोकेट हुआ है उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो सके। देन लिवरेज प्राइवेट कैपिटल, ग्रीन बॉन्ड्स, कार्बन मार्केट्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, इन सब चीज़ों को प्रमोट करना। सो आर्टिकल में यही बताया गया है कि जो क्लाइमेट बजट के नाम पर फंड एलोकेट किया गया है दैट इज़ नॉट ओनली सफिशिएंट, हमें कुछ और चीज़ें करने की भी ज़रूरत है।
टू फुलफिल आवर डिमांड्स। क्लियर है? अब अगली बात, ये क्या बोल रहा है? मोर मनी फॉर डिफेंस, नाउ फिक्स द प्रोसेसेस। ये बात कर रहा है डिफेंस बजट की। अगर हम न्यूज़ देखें, the editorial argues that India has significantly increased its defense budget, signaling strategic resolve in a turbulent global environment, but money alone is insufficient. इसमें भी बात की गई है कि हमने डिफेंस सेक्टर में कुछ बजट ज़्यादा एलोकेट किया है। फॉर एग्जाम्पल साइज एंड ग्रोथ, पहली बार डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। अप्रॉक्स जीडीपी का 2% जो पैसा है वो डिफेंस सेक्टर में एलोकेट किया गया है। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है बाय 22%। ठीक है, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं कि हमें अपने डिफेंस सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन करना है। ठीक है, अगर हम बात करें सर्विस वाइज एलोकेशन की, तो एयरफोर्स में 32% राइज देखने को मिला है, आर्मी में 30% राइज देखने को मिला है और नेवी 3% से राइज हुआ है। बेसिकली 32% एयरफोर्स में, दैट मीन्स हम नए एयरक्राफ्ट, फोर्स मल्टीप्लायर्स, आर्मी में हैवी व्हीकल्स, वेपन्स परचेस करने का प्लान कर रहे हैं। एंड वी विल फोकस ऑन मॉडर्नाइजेशन। We will shift from manpower heavy to technology intensive forces, मतलब कि जिसमें मैन पावर का यूज कम हो और टेक्नोलॉजी का यूज ज़्यादा हो। ठीक है, we will boost to this will boost to indigenization, that means जो कैपिटल एक्विजिशन होता है, जो डिफेंस वाले इक्विपमेंट्स लिए जाते हैं, वो 75% उनकी डिमांड जो फुलफिल की जाएगी वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री से फुलफिल करने की बात चल रही है। ठीक है, दैट मीन्स आत्मनिर्भर भारत को भी प्रमोट किया जाएगा। दीज आर सम थिंग्स जो डिफेंस में बताई गई हैं, बट अगेन कुछ कुछ कंसर्न्स हैं। जैसे पहला, करेंसी डेप्रिशिएशन। आपने मनी तो एलोकेट कर दिया है, बट जब आप रुपी टू डॉलर का रेशियो देखोगे तो रुपी इज कंटिन्यूसली डेप्रिशिएटिंग, रुपी की वैल्यू कम हो रही है। दैट मीन्स प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी। अगर कॉस्ट बढ़ेगी दैट मीन्स चाहे आप जितना ज़्यादा पैसा एलोकेट कर दो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। दूसरा, पेंशन वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूरे डिफेंस सेक्टर का अप्रॉक्स 22% जो है पैसा वो सैलरीज और मेंटेनेंस और पेंशन्स को देने में ख़त्म हो जाता है। तीसरा, कॉम्प्लेक्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। अभी भी डिफेंस सेक्टर में किसी भी चीज़ को प्रोक्योर करना रहता है तो गवर्नमेंट फॉलो करती है L1 रूल, मतलब कि लोएस्ट कॉस्ट, जो सबसे लोएस्ट कॉस्ट में प्रोडक्ट दिखाता है उसे हम परचेस कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि इनोवेशन, स्टार्टअप्स, ये सब डीमोटिवेट होते हैं। वो सोचते हैं भाई गवर्नमेंट को चाहिए ट्रेडिशनल मेथड से बनाया हुआ सस्ता प्रोडक्ट, तो हम क्यों इनोवेशन करें। क्रोनिक डिलीज। अब समझो हमने 1997 में सबमरीन्स परचेस करने के लिए प्रोजेक्ट 75 लॉन्च किया था, बट 1997 का जो प्रोजेक्ट है उसकी डिलीवरी 2030 तक जा करके होगी। पूरे सबमरीन्स हमें 2030 तक मिलेंगे। वहीं बात कर लो राफेल की। राफेल परचेस करने के लिए हमने 1990 से इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया था, बट राफेल्स हमें कब मिले जा करके 2019 में। यू कैन सी दिस क्रोनिक डिलेज। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड 2004-05 में बात की गई थी कि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड बनाया जाएगा, लेकिन आज तक इस फंड को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। आज तक ऐसा फंड नहीं बनाया गया है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। डिफेंस के सेक्टर में बहुत कम रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। इंडिया के जीडीपी का सिर्फ 0.66% पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च होता है। वहीं आप जापान की बात कर लो 3.7%, यूएसए की बात कर लो, ईयू की बात कर लो, वो भी अपना बहुत ज़्यादा परसेंटेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करते हैं। ठीक है, सो मैम क्या चेंजेस हम ला सकते हैं, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। पहला, रिफॉर्म प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। आप L1 रूल को हटाओ, रिसर्च, इनोवेशन, मॉडर्न आइडियाज, टेक ड्रिवन चीज़ों को सपोर्ट करो।
इम्प्लीमेंट करो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड को, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करो, इंटीग्रेट डिफेंस विथ ग्रोथ विजन, डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग को एमएसएमईज, स्किल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब के साथ इंटीग्रेट करना है ताकि हमें ग्रोथ होती हुई नजर आए। ठीक है, अगेन अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज मोर एंड लेस। ये बात करता है हेल्थ केयर कंपोनेंट ऑफ बजट की। देखो, हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई है, उन्होंने अपना जो एलोकेटेड बजट है वो बढ़ाया है बाय 10%। ठीक है, बट यहाँ पर वी आर स्टिल लैगिंग। पहले पॉजिटिव चीज़ें देख ले रहे। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की शक्ति स्कीम। शक्ति स्कीम में इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जो बात कर रहा है कि बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स बनाने के लिए इंडिया को हमें बनाना है ग्लोबल हब। इसके लिए हम 5 साल का टाइम देते हैं और 10,000 रुपए हमने एलोकेट किए हैं। ठीक है, दूसरा, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हमने ट्रायल साइट्स बनाई हैं। दैट मीन्स ट्रायल को स्मूथ बनाने के लिए, ड्रग इनोवेशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाने के लिए जो गैप था अभी तक हमारे पास, ट्रायल साइट्स की कमी थी, उसको बनाने की बात की गई है। मैम इतना तो किया गया है, फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? द प्रॉब्लम इज, हमने बात की थी अपनी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में कि जीडीपी का 2.5% पैसा बाय 2025 हेल्थ सेक्टर में एलोकेट किया जाएगा, बट अभी भी इट्स जस्ट 0.26%। इट इज़ लैगिंग बिहाइंड। हमें ट्रिपल चौपल टाइम्स अपने जीडीपी का पैसा, मतलब अभी जो एलोकेटेड मनी है उससे 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा पैसा एलोकेट करना पड़ेगा जीडीपी के, अगर हमें ये टारगेट अचीव करना है तो। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस कि हेल्थ सेक्टर में जो बात की जा रही है, हमें पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग को बढ़ाना है, नेशनल हेल्थ मिशन को स्ट्रेंथन करना है, रीजनल डिस्पैरिटीज को ख़त्म करना है, इनोवेशन पब्लिक हेल्थ में इंक्रीज करना है। ठीक है, अगली न्यूज़ है इंडिया जीसीसी नेशंस साइन टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर एफटीए। अब पहले क्वेश्चन उठेगा, मैम व्हाट इज दिस जीसीसी? जीसीसी बेसिकली है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। 6 कंट्रीज, दैट इज सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत, इन 6 कंट्रीज का ग्रुप है जो 1981 में बना था। ठीक है, जब विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1981। अब इस ग्रुप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिगिन करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन किए जा रहे हैं। ठीक है, तब अब क्वेश्चन उठेगा, मैम ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है? देखो, बेसिकली इसमें ये बताया जाता है कि हम आने वाले समय में कौन सी गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स, कस्टम प्रोसीजर, स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस, ऐसी कौन सी चीज़ों को, ऐसे कौन से एरियाज हैं जो हम एफटीए में कवर करने वाले हैं, कौन से नेगोशिएशन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा, कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होंगे, डिस्प्यूट आने पर कौन सा डिस्प्यूट सेटलमेंट फ्रेमवर्क यूज़ किया जाएगा, ये सारी चीज़ें एफटीए साइन होने के पहले टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बताई जाती हैं। और अभी यही टर्म्स ऑफ रेफरेंस हमने जीसीसी के साथ, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ साइन किया है। अब इससे मैम हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? क्वेश्चन तो सबसे बड़ा यही है कि मैम हम अगर ये साइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पहला, हमें ट्रेड एंड मार्केट का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स कम होंगे, पॉलिसी स्टेबिलिटी आएगी, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री फ्लो हो पाएगा, सर्विसेज एंड वर्कफोर्स का एक्सचेंज होगा। ठीक है,
इससे क्या होगा, इंडियन प्रोफेशनल्स जीसीसी में जाकर के आराम से काम कर पाएंगे रिलेटेड टू हेल्थ केयर, आईटी, कंस्ट्रक्शन। स्किल्ड लेबर का ईजियर मूवमेंट होगा। तीसरा, एनर्जी सिक्योरिटी। जो ये रीजन है कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म एनर्जी सप्लाई करने के लिए कैपेबल है, तो इससे हमारी एनर्जी सिक्योर होगी। चौथा, इन्वेस्टमेंट फ्लो। अगर इन्वेस्टमेंट आएगी या हम उन पर इन्वेस्ट करेंगे तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और स्टार्टअप्स को मदद मिलेगी। ठीक है, अगेन ये तो पूरी बात हुई इंडिया के रिस्पेक्ट में बेनिफिट की। मैम अगर ये साइन होता है तो इंडिया को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। अब अगर हम बात करें कि मैम जीसीसी, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल हमारे साथ ये क्यों साइन कर रहा है, उससे क्या मिलेगा। उससे भी इंडिया का जो इंडियन कंज्यूमर मार्केट है वो मिलेगा, वो अपने प्रोडक्ट्स एंड गुड सर्विसेज को यहाँ बेचेगा। स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्क फोर्सेस उसे मिलेंगी, काम करने के लिए लोग उसे मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखेगी, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इकोनॉमी, रिन्यूएबल एनर्जी, जिन सब में हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है वो उसमें इन्वेस्ट करेगा। बेसिकली विजन 2030 गोल जो है वो डाइवर्सिफाई होगा। ठीक है, क्लियर है इतना। जीसीसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, कतर एंड ओमान। इसमें से कौन सी कंट्रीज गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का पार्ट हैं। इस चीज़ का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ और हम इसका आंसर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।